दो बूढ़ी जुड़वा बहनों का फैसला। बुढ़िया, ये कैसा खाना बनाया है तूने? इतनी उम्र हो गई है तेरी और अभी तक तुझसे कोई काम सही तरीके से नहीं होता। उठा इस थाली को और मेरे लिए दूसरी सब्जी बना कर ला। कमला देवी जी की बहू नीना ने अपनी सास को घूरकर देखते हुए गुस्से में कहा। तो कमला देवी जी ने बहू के आगे से जल्दी से थाली उठाई और किचन में आ गई और जल्दी जल्दी से दूसरी सब्जी बनाई और बहू के लिए थाली में खाना लगा कर ले गई और बहू के आगे रख दी। तो बहू ने सब्जी चक्कर देखी और कहा, जा चार भी लेकर आ। अभी बेस्वाद ही बनाई है। जरा सा भी स्वाद नहीं है इस बुढ़िया के हाथों में। कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है बुढ़िया। कमला देवी जी उसे अचार ला कर देती हैं और बहू खाना खाने लगती है। तो कमला देवी जी किचन में आ जाती हैं और किचन की सफाई करने में लग जाती हैं। जब बहू खाना खा लेती है तो कमला देवी जी बहू के आगे से थाली उठा कर लाती हैं और बर्तन धोने शुरू कर देती हैं। तभी कमला देवी जी का बेटा तरुण भी ऑफिस से आ जाता है। तो कमला देवी जी उसे भी खाना देती हैं। जब बेटा खाना खा लेता है तो कमला देवी जी उसके छोटे बर्तन भी साफ कर देती हैं। तभी बहू की आवाज आती है, माँ, जरा टीना और बबलू की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर देना। कमला देवी जी कहती हैं, अभी आई बहू। कमला देवी जी बहू के पास जाती हैं और उससे टीना और बबलू की यूनिफॉर्म ले लेती हैं और प्रेस करने लग जाती हैं। तो बहू कहती है कि माँ, सुबह को दोनों बच्चों के लिए स्कूल लंच में भिंडी बनेगी, तो जरा जल्दी से बना देना। बच्चों को स्कूल जाने में देर हो जाती है। ठीक है बहू। कमला देवी जी दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म पर प्रेस कर देती हैं और बहू को ला कर दे देती हैं। तो बहू कहती है, इन दोनों के लिए दूध भी लेकर आओ। ठीक है बहू। ये कहकर वे उन दोनों के लिए दूध लेने चली जाती हैं और दोनों बच्चों को दूध ला कर दे देती हैं और फिर किचन में आकर बाकी का काम निपटाती हैं। तरुण के सामने नीना कमला देवी जी को बुढ़िया नहीं कहती थी, माँ कहकर बुलाती थी और जब तरुण नहीं होता था तो उन्हें बुढ़िया कहकर संबोधित करती थी। सब सो चुके थे और कमला देवी जी घर के काम निपटाने में लग रही थी। सारे काम करने के बाद कमला देवी जी अपने कमरे में आ जाती हैं। ये सब काम निपटाने में रात के 11 बज चुके थे। कमला देवी जी आकर अपनी खाट पर बैठ जाती हैं। उनकी कमर और घुटनों में बहुत तेज दर्द था। ये उनका रोजाना का काम था। उनकी बहू नीना उनसे घर के सारे काम कराती थी और खुद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और तो और जो काम कमला देवी जी करती थी उसको भी वे नाम रखती रहती थी और हर काम में कमी निकालती रहती थी। कमला देवी जी रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाती थी, नहाती थी, पूजा पाठ करती थी और काम में लग जाती थी। और पूरे दिन घर के काम करते करते वे थक जाती थी और सारे काम निपटाने में उन्हें रात के 11 बज जाते थे। दिन में भी उनकी बहू उन्हें कभी लेटने नहीं देती थी। कमला देवी जी दो बहनें हैं। एक उनकी जुड़वा बहन विमला देवी जी है। कमला देवी जी के माता पिता की शादी के बहुत सालों बाद तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने बहुत मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, बहुत मन्नतें मांगी। फिर भगवान की कृपा हुई और उनके यहाँ दो जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। दोनों बेटियां जुड़वा तो थी ही, परंतु उनकी शक्ल भी एक जैसी थी। उन्होंने अपने दोनों बेटियों का नाम कमला और विमला रखा। कमला देवी जी बड़ी और विमला देवी जी छोटी बहन है। दोनों के जन्म में 10 मिनट का अंतर है। कमला देवी जी के पिता राजशेखर जी और माता लक्ष्मी देवी जी अपनी दोनों बेटियों को अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार से पाला था। कमला देवी जी बहुत कम बोलने वाली, शर्मीले और विनम्र स्वभाव की थी, जबकि विमला देवी जी बहुत चंचल, शरारती और बातूनी थी। दोनों बहनें एक दूसरे के विपरीत थी, परंतु विपरीत होने के बावजूद भी दोनों में अत्यधिक प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी और अपनी हर चीज एक दूसरे से बांटती थी। राजशेखर जी और लक्ष्मी देवी जी उन दोनों के प्यार को देखकर बहुत खुश होते थे और दोनों अपनी बच्चियों के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। लोग जब उन्हें देखते थे तो धोखा खा जाते थे। विमला देवी जी अपने चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लिया करती थी और कभी कभी अपने जुड़वा होने का फायदा उठा लेती थी। उनके माता पिता अपनी दोनों बेटियों को देखकर फूले न समाते थे। वे भगवान का हर पल शुक्र अदा करते थे कि भगवान ने उन्हें इतनी प्यारी बेटियां दी हैं। जब दोनों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उस वक्त राजशेखर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के हाथ पीले करने का निर्णय लिया, परंतु उन्हें ये चिंता सताने लगी कि दोनों के जाने के बाद हमारे पुश्तैनी मकान का क्या होगा। जमीन तो हम बेच भी सकते हैं, परंतु घर नहीं बेचूंगा
हमारे घर के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। क्यों ना हम बड़ी बेटी को घर पर ही रखें, कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो घर जमाई बन जाए। सब कुछ हमारी दोनों बेटियों का ही तो है। उनका इतना सोचना ही था कि उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। राजशेखर जी के दोस्त ने अपने बेटे कल्याण से कमला देवी जी का हाथ मांग लिया। कल्याण गांव का ही लड़का था, तो उन्हें घर जमाई बनने में कोई कष्ट न हुआ और कुछ समय पश्चात कमला देवी जी का विवाह कर दिया गया। इनके विवाह के 3 माह बाद ही शहर से विमला देवी जी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया, तो उनका भी विवाह कर दिया गया। दोनों बहनों के यहाँ एक एक बेटे ने जन्म लिया। फिर राजशेखर और लक्ष्मी देवी जी दोनों की ही तबीयत खराब हो चली। कल्याण जी ने जमाई होने के साथ साथ एक बेटे का फर्ज भी बहुत अच्छे से निभाया। अपने सास ससुर का पूरा साथ दिया और उनकी बहुत सेवा की। एक रात राजशेखर जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत दोनों बेटियों के नाम कर दी। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी देवी जी भी गुजर गई। खेती बाड़ी का काम भी कल्याण जी ही संभालने लगे, किंतु जब तरुण छोटा ही था तब कल्याण जी भी टीबी रोग के चलते चल बसे। कमला देवी जी अब अपने बेटे के साथ अकेली पड़ चुकी थी। विमला देवी जी उनके पास चक्कर लगाती रहती थी। कमला देवी जी ने खुद मेहनत करके तरुण को अच्छी शिक्षा दिलवाई, उसे शहर के अच्छे कॉलेज से MBA कराया और उसकी नौकरी लग गई। नौकरी के साथ साथ उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। नीना अपनी सास कमला देवी जी के सीधेपन का बहुत फायदा उठाती थी। उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखती थी। उनकी बूढ़ी जान से अत्यधिक काम लेती थी। तरुण को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था। जिस दिन छुट्टी में वह घर रहता था, अपनी पत्नी की बजाय माँ से ही काम कराता था। उधर विमला देवी जी सुखी संपन्न परिवार में थी। उनके पति हार्दिक जी का कपड़े का कारोबार था। अपने बेटे विमल को उन्होंने इंजीनियर बनाया। विमल समझदार संस्कारी लड़का था। हार्दिक जी के बहुत से दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त की बेटी से अपने बेटे विमल का विवाह कर दिया था। विमल की पत्नी भी सुंदर सुशील संस्कारी लड़की थी। अपने सास ससुर को अपने माता पिता समान मानती थी। 2 साल पहले हार्दिक जी भी दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। अपने पति की मौत से विमला देवी जी कुछ दिन बीमार रही, किंतु बेटे बहू के प्यार और देखभाल से वे जल्दी ही भली चंगी हो गई। इसी बीच विमल को विदेशी कंपनी से नौकरी का ऑफर प्राप्त हुआ, तो विमल ने मना कर दिया। वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अच्छी सैलरी का ऑफर था, तो विमला देवी जी ने उसे समझाया, तो विमल मान गया, किंतु वे माँ को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा रहा। विमला देवी जी अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तो बेटे को ही झुकना पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर विदेश रवाना हो गया। अब विमला देवी जी अकेली पड़ चुकी थी, तो अपनी बहन कमला के पास जाने का मन हुआ। वैसे भी विमल और तरुण की शादी के बाद दोनों बहनों का मिलना बहुत कम हो गया था। काफी समय से कमला देवी जी के पास जाना भी नहीं हुआ था, तो सोचा 1 हफ्ता रह ही आऊं। अपना सामान पैक किया और गांव की तरफ रवाना हो चली। घर पहुंचते ही अपनी बहन के सीने से जा लगी और बोली, ऐसा लग रहा है माँ पिताजी के सीने से लग रही हूँ। मेरी बड़ी बहन होने के साथ साथ तो मेरे माँ बाप भी है। आज चल बैठ कर बतियाते हैं, और अपनी बाहों में भरकर खाट पर बैठाने लगी। किंतु कमला देवी जी के काम अभी बाकी थे। वे खाट से उठते हुए बोली कि मैं पहले तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। विमला देवी जी ने फिर हाथ पकड़कर बैठा लिया। मैं अपनी तोंद भरकर आई हूँ, देख कितनी बाहर आ रही है। कमला देवी जी की हंसी छूट गई। बोली, इतनी उम्र आ गई है तेरी, पर तेरा बचपना अभी भी वही है। फिर दोनों बातें करने लगी और हंसने लगी। नीना अपने कमरे से बाहर आई, देखते ही चल उठी। पहले तो विमला देवी जी के चरण स्पर्श किए, फिर किचन में गई और अपनी सास को आवाज देने लगी। कमला देवी जी आवाज सुनकर भाग खड़ी हुई। अरे अरे, क्या हुआ कमला? विमला देवी जी देखती रह गई। कमला देवी जी किचन की तरफ दौड़ी, तो विमला देवी जी देखती रह गई। वे भी खाट से उठी और किचन के बाहर जाकर खड़ी हो गई। बड़े दांत फट रहे थे दोनों बुढ़ियों के। खी 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 खी। अपने अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर रही थी क्या? न काम की चिंता, न खाना पकाने की। एक बुढ़ी कम थी ना जो एक और आटप की। नीना दांत भींचते हुए कमला देवी जी पर बरस रही थी। कमला देवी जी सहमी रही और जल्दी जल्दी काम में लग गई। चल जल्दी सारा काम कर, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहते ही नीना कमरे में जा घुसी। विमला देवी जी सारी बातें सुन रही थी। नीना को देखते ही खाट पर जा बैठी। नीना के कमरे में जाने के बाद किचन में गई, तो कमला देवी जी से बोली कि ये क्या ड्रामा था?
तेरी बहू तेरे साथ इस तरह से पेश आती है और तू चुपचाप सब सहती रहती है। अरे अगर मेरी बहू ऐसा करती तो उसकी चोटी पकड़कर नीचे दे मारती मैं। वो तो भगवान की कृपा है, मेरी बहू साक्षात देवी है। जब तक जीवन है जीना तो है ही, और काम भी जीवन का हिस्सा है, करना तो है ही। अब इस बुढ़ापे में बेटा बहू से लड़कर जाऊंगी भी कहाँ, इसलिए सब चुपचाप सह लेती हूँ। कमला देवी जी बुझे मन से जवाब देती हैं। तो विमला देवी जी कमला देवी जी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले जाती हैं और कहती हैं, यहाँ लेट जा मेरी बहन। कमला देवी जी हड़बड़ा उठती हैं, किंतु विमला देवी जी उन्हें जबरदस्ती लेटा देती हैं। कमला देवी जी इतनी थकी हुई होती हैं कि लेटने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें नींद आ जाती है। कुछ समय बाद बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और खाने को मांगते हैं। अब नीना अपनी सास की बहन के सामने सास को आवाज तो दे नहीं सकती थी, तो थोड़ी देर बाद किचन में जाकर देखती है तो तन बदन में आग दौड़ जाती है और तिड़क कर सास के कमरे में जाती है तो देखती है दोनों बहनें आराम से सो रही हैं। उन दोनों को सोता हुआ देखकर नीना को इतना गुस्सा आया कि बाल्टी में पानी भर लाई और अपनी सास के ऊपर डालकर अपने कमरे में भाग गई। कमला देवी जी डरकर एकदम खड़ी हो गई और विमला देवी जी की भी आंख खुल गई। अपनी बहन को भीगा हुआ देखकर घबरा गई। तभी वहां नीना भी आकर नाटक करने लगी। ओहो मम्मी जी, ये बच्चे भी ना पानी भर भर कर खेल रहे हैं, इतना मना किया फिर भी नहीं माने। विमला देवी जी नीना को देखती रहीं और उन्होंने अपनी बहन के कपड़े बदलवाए। कमला देवी जी अब समझ चुकी थी कि मैंने खाना नहीं बनाया, इसलिए नीना ने मेरे साथ ऐसा किया है। वे कपड़े बदलते ही चुपचाप किचन में चली गई और काम में लगी रही। विमला देवी जी ने अपनी बहन के साथ मिलकर खाना पकाया और बाकी सब काम किए। विमला देवी जी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही। रात में कमला देवी जी का बैग पैक कर लिया। कमला देवी जी ने बहुत मना किया, किंतु विमला देवी जी नहीं मानी और सुबह ही अपना और कमला देवी जी का बैग बाहर निकालकर बैठ गई। जब नीना ने पूछा तो बोली, मैं अपनी बहन को कुछ दिन के लिए अपने घर लेकर जा रही हूँ। ये सुनते ही नीना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले नीना कुछ बोलती, विमला देवी जी कमला देवी जी का हाथ पकड़कर चलती बनी। घर पहुंचते ही पहले खाना ऑर्डर किया। दोनों ने खाना खाया और शाम में अपनी बहन को घुमाने लेकर गई। कमला देवी जी बहुत खुश नजर आ रही थी और उन्हें देखकर विमला देवी जी भी फूले नहीं समा रही थी। घूम फिरकर दोनों बहनें घर आई, फिर से खाना ऑर्डर किया और दोनों ने खाना खाया, फिर बातें करने लगी। विमला देवी जी कहने लगी कि मेरी बहन, तूने सारा जीवन अपने बच्चे की खातिर कष्टों में गुजारा है और अब तेरे हंसने खेलने के दिन थे तो तेरी बहू तुझे चैन से जीने नहीं दे रही। उसका व्यवहार तो चुड़ैल से भी परे है। कमला देवी जी कुछ नहीं बोली। विमला देवी जी बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन, जो मैं बोलूं वही करना। कमला देवी जी बोली, ठीक है मेरी माँ, जो तू बोलेगी मैं वही करूंगी। विमला देवी जी बोली, अपनी बात से फिरना मत, मेरे हाथ पर हाथ रख। और विमला देवी जी ने अपनी बहन से वादा ले लिया और सो गई। सुबह उठते ही अपनी बहन के साथ पार्लर गई और अपने बाल कटा डाले और अपनी बहन कमला देवी जितने करा लिए। दोनों बहनों में अब बस एक ही अंतर था कि कमला देवी जी के बाल छोटे थे और विमला देवी जी के बाल लंबे थे। कमला देवी जी ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु विमला देवी जी नहीं मानी। कमला देवी जी रोने लगी और कहने लगी, तुझे अपने बालों से इतना प्यार था, अभी तक तेरे बाल इतने अच्छे थे, तूने क्यों कटाए? विमला देवी जी बोली, मेरी बहन की तो जिंदगी दांव पर लगी है, क्या मैं अपने बाल भी कुर्बान नहीं कर सकती? तेरी खुशी के आगे मेरे बालों की क्या औकात है? आजा मेरी बहन, मेरे गले लग जा। और कमला देवी जी को सीने से लगा लिया। 2-3 दिन दोनों बहनें घर में खूब मजे से रही। विमला देवी जी बूढ़ी हो चुकी थी, किंतु बचपना अभी भी भरा हुआ था। अपनी बहन का खूब डांस कर करके मनोरंजन किया। फिर एक दिन अपनी बहन कमला का रूप धारण कर लिया। कमला देवी जी साड़ी पहनती थी, जबकि विमला देवी जी सूट पहनती थी। बाल तो विमला देवी जी कटा ही चुकी थी। अब साड़ी पहनकर कमला देवी जी बन गई और आईने के सामने खड़े होकर बोली, अब बता, कौन कमला कौन विमला? कमला देवी जी घूरती रही और बोली, अब तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, तो किसी और को क्या पता चलेगा? और फिर दोनों खूब हंसी। बोली, अब तू विमला बनकर यहाँ रहना और मैं कमला बनकर वहां रहूंगी। अगले दिन विमला देवी जी गांव के लिए निकल जाती हैं। घर पहुंचते ही बहुत तिड़क कर बोलती है,
आ गई महारानी बहना के घर से कराई मसे। अब घुस घर के अंदर और फटाफट काम में लग जा। और विमला देवी जी की तरफ उंगली करके कहती है कि अगर आधे घंटे के अंदर खाना ना बना तो देखिए। विमला देवी जी नीना का वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी उंगली पकड़ लेती हैं और मोड़े रखती हैं और बोलती हैं, अब बोल क्या बोल रही थी। नीना की चीखें निकल जाती हैं। बोलती है, मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं, मेरी उंगली टूट जाएगी, छोड़िए। विमला देवी जी कहती हैं, खाना कौन बनाएगा। नीना कहती है, आप। तो वे और कस के उंगली मरोड़ देती हैं। नीना कहती है, मैं बनाऊंगी खाना मम्मी जी। वे उसकी उंगली छोड़ देती हैं। नीना अपनी उंगली पकड़कर जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है और खाना तैयार करके विमला देवी जी के लिए थाली में लगा कर लाती है। दिन गुजर जाता है। विमला देवी जी सुबह सवेरे ही उठ जाती हैं और उठकर देखती हैं कि नीना अभी तक सो रही है, तो पानी की बाल्टी भरकर नीना के ऊपर डाल देती हैं। नीना हड़बड़ा उठती है, जल्दी से उठ खड़ी होती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर कहती है, ए बुढ़िया ये क्या तरीका है। विमला देवी जी के प्रतिशोध की ज्वाला और भड़क उठती है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वे नीना के पहले 2 चांटे खींच कर मारती हैं, फिर बाल पकड़कर उसे कमरे से बाहर घसीट कर लाती हैं और जमीन पर देकर मारती हैं और कहती हैं, यह वही तरीका है जो आज तक तू मेरे साथ करती आई है। अब बारी मेरी है, अब तू देखना मेरा जलवा। एक एक करके सारे बदले ना ले लूं तुझसे तो मेरा नाम भी कमला नहीं। तूने बहुत दुख दिए हैं मुझे, अब दुख सहन करने की बारी तेरी है। ये सुनते ही नीना को अपने सारे नीच कर्म याद आने लगे कि मैंने तो इस बुढ़िया पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब ये मुझसे सारे बदले लेगी। ये तो अपनी बहन के घर से चंडी का रूप धारण करके आई है। नीना अब तेरी खैर नहीं। नीना खुद से बातें कर रही थी और अपने चांटे लगे गाल को सहला रही थी और विमला देवी जी ने उसके बाल बहुत तेज पकड़े थे, जिससे उसका सिर भी दुख रहा था और उसे दिन में ही तारे नजर आ रहे थे। 2 चांटे खाकर और बाल पकड़े जाने से ही उसकी सारी दादागिरी गायब हो गई थी। अब वे विमला देवी जी के इस रुद्र रूप से बहुत ज्यादा डर गई थी और उसकी अकल भी ठिकाने आ गई थी। विमला देवी जी से और पंगा लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने विमला देवी जी से माफी मांगना ही उचित समझा। और फिर नीना विमला देवी जी के पैरों में जा गिरी और रोने लगी, मम्मी जी मुझे माफ कर दो मम्मी जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी, माँ कसम मम्मी जी। विमला देवी जी बोली, घर का सब काम कौन करेगा। मैं करूंगी मम्मी जी। मेरे पैर कौन दबाएगा, मैं दबाऊंगी मम्मी जी। बच्चों के काम कौन करेगा, मैं करूंगी मम्मी जी। मैं सब करूंगी आज से। आपका कहा सर आंखों पर। कहकर विमला देवी जी कुर्सी पर टांग रखकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, देख अब मेरी बात सुन कान खोलकर, अगर आज के बाद तूने मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट देने की कोशिश की तो जेल जाने से तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। नीना विमला देवी जी के आगे हाथ जोड़ लेती है, नहीं नहीं मम्मी जी, आज के बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा, आप निश्चित रहे। जा अब नाश्ता बना कर ला, थक गई हूँ मैं सुबह से। जी मम्मी जी। नीना कहते ही किचन में जा घुसती है। कुछ समय पश्चात तरुण और बच्चे भी जाग जाते हैं। तरुण और बच्चे नीना को किचन में काम करते देख हैरान हो जाते हैं, वो भी मम्मी जी के सामने। बच्चे अपनी माँ की खिल्ली उड़ाते हैं और तरुण भी कहता है, नीना क्या बात है, आज तबीयत तो ठीक है ना। नीना मुंह बनाकर कहती है, हाँ ठीक है, आप जाइए अपना काम कीजिए। तरुण हंसता हुआ बाथरूम में घुस जाता है। नीना अब अपनी सास के आगे पीछे घूमती है। सुबह सवेरे उठकर विमला देवी जी के साथ पूजा पाठ भी करती है और घर के सारे काम भी करती है और अपनी सास की सेवा भी करती है। विमला देवी जी भी कामों में हाथ बटा देती हैं। 15 दिन बीत चुके थे, किंतु अभी तक भी नीना को जरा भी शंका नहीं हुई थी कि ये कमला देवी जी नहीं विमला देवी जी है, मेरी सास नहीं सास की बहन है। अगर जरा भी शंका होती तो सारा प्लान चौपट हो जाता, किंतु विमला देवी जी अपनी सूझबूझ से काम लेकर अपनी बहन की बहू को सीधे रास्ते पर ले आई। फिर एक दिन बोली, बहू मैं जरा कल तक के लिए पास वाले गांव में अपनी मासी के यहाँ जा रही हूँ, तो जरा घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी आप जाइए, मैं ध्यान रखूंगी। और अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। घर जाकर सारी बात कमला देवी जी को बता देती हैं। कमला देवी जी बहुत खुश होती हैं और रोने लगती हैं। फिर दोनों बहनें गले लग जाती हैं। फिर विमला देवी जी अपनी अलमारी में घुसती हैं और उसमें से 4 सोने के कंगन निकालकर तो कमला देवी जी के हाथों में डाल देती हैं और तो
उनके हाथ पर रखकर बोलती हैं कि ये ले, अपनी बहू के हाथ में डाल देना। कमला देवी जी की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं। विमला देवी जी बोलती हैं, मेरी बहन बस अब बहुत निरुपर हो बनली, अब तो बिंदु बन बिंदु। विमला देवी जी ने पूरी मिमिक्री के साथ बोला तो कमला देवी जी के हंसते हंसते पैर दुख गए। फिर अगले दिन कमला देवी जी अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं और घर आकर नीना को बुलाकर उसके हाथ में कंगन पहना दिए। नीना अब तो सुधर गई ही थी, कंगन पाकर तो खुशी से झूम उठी, अपनी सास को गले लगा लिया, बोली कि मैंने आज तक आपको समझा ही नहीं, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ हैं। दोनों सास बहू गले लग जाती हैं। तरुण आता है तो सास बहू का प्यार देखकर उसका सिर चकरा जाता है। दोनों सास बहू तरुण को देखकर हंसने लगती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हद से ज्यादा अत्याचार सहना भी पाप है और किसी पर अत्याचार करना भी पाप है। ना तो किसी पर अत्याचार करो और ना ही किसी का अत्याचार सहो। अपने अधिकार के लिए जब उंगली सीधी से काम ना चले तो उंगली टेढ़ी कर लेना ही समझदारी है। विमला देवी जी ने अपनी बहन कमला जी के अधिकार के लिए अपनी उंगली टेढ़ी तो की ही, साथ में नीना की उंगली भी टेढ़ी कर डाली और उसे सीधे रास्ते पर लाकर उसे और ज्यादा पाप करने से भी बचा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।